अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। गाइस, समर 2022 कंसोलिडेटेड पास्ट पेपर ग्रेटर फ्लेमिंगोज के नाम से ये क्वेश्चन है जो कि मैं डीब्रीफ करूंगा। डीब्रीफ करने का मतलब ये है कि यार ये एज ए स्टूडेंट आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन पे सोचना कैसे चाहिए, क्या बातें हैं जो आपके माइंड में आनी चाहिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा कि आप द वे टू स्टार्ट अ क्वेश्चन क्या है। ठीक हो गया। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एज अ टीचर मैं क्या सोचता हूँ, मैं अपनी नॉलेज को किस तरह कनेक्ट करता हूँ जो भी एग्जामिनर के पंगे हैं उनके साथ। सर, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। मैंने देखा रिक्वायरमेंट क्या है सबसे पहले। जब मैंने देखा रिक्वायरमेंट तो मुझे पता चला प्रिपेयर GFL विच इज ग्रेटर फ्लेमिंगोज लिमिटेड कंसोलिडेटेड। उसने मेरे से मांगी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप गौर करो तो उसने मुझे मेरे से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मांगी है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाए। वो मेरे से सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस मांग रहे हैं। ओके। एंड द ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2021। अब बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि 31 दिसंबर 2021 आपका ईयर एंड है। 1 जैन आप लोगों का 2021 साल का स्टार्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। और इस लाइन से मैंने क्या समझना है, इस लाइन से मैंने एक बात समझनी है कि भाईजान कब क्या हुआ, ये मुझे बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। इनकम स्टेटमेंट या P&L फॉर द ईयर सिर्फ एक साल के लिए कंसोलिडेट होगी। तो इसका मतलब है 31 दिसंबर 2021 आपका ईयर एंड बनेगा एंड 1 जैन 2021 वुड बी योर साल का स्टार्ट। सर, आप इस साल की काउंटिंग कर रहे हैं तो आपने पहली बात ये माइंड में रखनी है कि इनकम स्टेटमेंट यानी P&L सिर्फ फॉर द ईयर बनती है। फॉर द ईयर बनती है और आपका जो साल है वो ये है। मैं इसको कहता होता हूँ ये आपकी बैटल फील्ड है। जब तक आप अपनी बैटल फील्ड नहीं डिसाइड करेंगे तब तक आप फजूल में क्वेश्चन में घूमते रहेंगे, फायदा कोई नहीं होना। तो ये प्लीज क्लियर करें कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू। 1 जैन 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 की P&L बनानी है मैंने। इस बीच में जितनी देर कोई कंपनी सब्सिडरी रही उतनी देर वो सब्सिडरी की तरह कंसोलिडेट होगी। इस बीच में जितनी देर कोई कंपनी एसोसिएट रही वो एसोसिएट की तरह ट्रीट होगी। इस पूरे साल में अगर एक कंपनी में NCI था 25%, तो 25% NCI कैलकुलेट होगा, NCI का जो शेयर कैलकुलेट करते हैं। अगर इसमें बीच में NCI की परसेंटेज चेंज होगी, वो जो ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर्स होती हैं यानी कि सब्सिडरी टू सब्सिडरी की ट्रांजैक्शंस, तो हमें देखना पड़ेगा कि यार NCI की जो परसेंटेज है जब वो चेंज हुई तो कितने मंथ्स के बाद NCI कितने परसेंट था। तो ये कुछ बातें, बेसिक बातें मेरे माइंड में। 15 मार्क्स, बड़े अच्छे मार्क्स। देन उसने मेरे से मांगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो उसने मेरे से कहा जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बना दें फॉर 31 दिसंबर 2021। अब मेरे माइंड में क्या आया चेंजेस इन इक्विटी का सुन के कि मुझे ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए। मुझे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ शेयर कैपिटल चाहिए जिसमें जो सिर्फ पेरेंट का होता है। शेयर प्रीमियम चाहिए जो सिर्फ पेरेंट का होता है। मुझे रिटेन अर्निंग चाहिए, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, साल के शुरू की कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। देन मुझे कंसोलिडेटेड रिजर्व्स चाहिए साल के शुरू के। देन वी नीड NCI। हमें साल के स्टार्ट पे NCI कितना था ये भी जानना। तो ये वो बातें हैं जो आपको पहले ही पता होनी चाहिए। फिर जो इस साल का प्रॉफिट आएगा, एक्सक्यूज मी, जो इस साल का प्रॉफिट आएगा बच्चों, वो जो प्रॉफिट आएगा इनकम स्टेटमेंट से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू NCI। वो प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। रिटेन अर्निंग में हम पेरेंट के हिस्से का प्रॉफिट लिखेंगे और जो NCI के हिस्से का वो NCI को लिखेंगे। फिर जितना भी डिविडेंड पेरेंट ने पे किया वो सारा चला जाएगा रिटेन अर्निंग में से माइनस होना है। एंड जितना भी डिविडेंड सब्सिडरी ने पे किया है उसमें से जो NCI का पोर्शन है सिर्फ वो, क्योंकि बाकी तो इंट्रा ग्रुप है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जाना है NCI के कॉलम में।
तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। मतलब बेसिक फॉर्मेट आपके माइंड में अगर है, देन क्वेश्चन स्टार्ट होगा और अच्छे तरीके से होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज्ड रहेंगे। सो ये वो बातें हैं जो मेरे माइंड में फौरन आ गई। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। एज यूजुअल जब मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा तो मेरे पास सामने तीन कंपनीज, जीएफएल, ईगल लिमिटेड और एक रेवल लिमिटेड गिवन है। अच्छी बात यह है कि वी हैव अ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ज्यादा पंगे नहीं किए उसने। वी हैव रिटेन अर्निंग एट 31 दिसंबर 2020। रिटेन अर्निंग दिसंबर 2022 2020 की गिवन है। मेरा ईयर एंड क्या है मेरे बच्चों? मैं दोबारा वापस जाता हूं अपने ईयर एंड पे। मेरा ईयर एंड है 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। तो 31 दिसंबर 2020 की रिटेन अर्निंग देने का मतलब मेरे बच्चों ये है ना, ये यहाँ की रिटेन अर्निंग। तो पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ रिटेन अर्निंग के बना। तो हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम चेंजेस इन इक्विटी जब बनाएंगे तो उसमें हमने जो कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाना है, उसमें जो ओपनिंग बैलेंस आना है, उसमें हमने पेरेंट की रिटेन अर्निंग प्लस सब्सिडरी पोस्ट से जो भी शेयर्स आए होंगे वो, इवन अगर कोई एसोसिएट है तो उससे भी जो शेयर आया होगा वो सारा कंबाइन होगा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स। तो वो मुझे ये पता चल गया कि रिटेन अर्निंग मुझे इसलिए गिवन है इस दिन की। तो मैंने देख ली, ओके। अब यहां से शुरू होती है गेम, एक डरावनी गेम। डन। अब मैंने देखा डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सारा है फॉलोज और अजीब सी खिचड़ी सी बनी हुई है। इस खिचड़ी को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, अदरवाइज आप इस पोजीशन में ही नहीं आएंगे कि आप इसका कुछ कर सके। मेरे बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रक्चर बना लिया बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से समझना है ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, एंड बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में है कि पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2021 मेरा साल है, दिसंबर पे एंड जनवरी से स्टार्ट, ये माइंड में रखना। अब जरा और करना बच्चों। 1 जनवरी 2020 पे खरीदा। जी सर, इन्वेस्टर कौन था? जीएफएल। जीएफएल ने इन्वेस्टी कौन था? ईएल। ईएल में पैसा लगाया, कितने परसेंट? 90% खरीद लिया। जीएफएल ने ईएल को 90% खरीद लिया। मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, मैंने जीएफएल लिखा, मैंने ईएल लिखा, मैंने 1 जनवरी 2020 लिखा और मैंने 90% खरीद लिया। मैं अब बहुत क्लियर हूं कि जो ईएल है वो एक सब्सिडरी है और 90% सब्सिडरी है। कब खरीदा था इस सब्सिडरी को? जैन 2020 में। तो यार अगर जनवरी 2020 में खरीदा था तो पिछले साल से खरीदी हुई है ये सब्सिडरी। तो पूरा 2020 गुजर गया और 2021 भी। अब 2021 है, मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूं 2021 की, यानी इनकम स्टेटमेंट मुझे 2021 की बनानी है। तो अभी तक की नॉलेज ये है कि दिस कंपनी इज 90% सब्सिडरी और ये मेरे साल से भी एक साल पहले खरीद चुके थे, यानी इन टोटल 31 दिसंबर 2021 तक इसे 2 साल हो चुके हैं। 90% सब्सिडरी, रिमेंबर। फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ इन्वेस्टी। शेयर ऑफ इन्वेस्टी इसलिए गिवन होता है कि अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कहीं चाहिए हो तो आप इधर से निकाल लें। ऐसे ही है कुछ। एनसीआई के जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी शेयर। कंसिडरेशन पेड, गुडविल की कैलकुलेशन में चाहिए मुझे। इन्वेस्टीज शेयर कैपिटल 10 रुपीज ईच है और रुपीज इन मिलियंस हैं 500। तो ये अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए हो तो 500 डिवाइडेड बाय 10, तो यार इस कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं वो 50, इस कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं वो 40 हैं, इस कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं वो भी 40, और ये शेयर कैपिटल गिवन है। कहीं पे भी मुझे जल्दी जल्दी में नेट एसेट्स इकट्ठे करने पड़े, जैसे मुझे गुडविल की कैलकुलेशन में करने पड़ते हैं, तो ये 500 का शेयर कैपिटल गुडविल की कैलकुलेशन में जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 50 मिलियन है क्योंकि मैंने पार वैल्यू से डिवाइड कर दिया। फेयर इनफ। आगे स्ट्रक्चर समझे बगैर आगे ना बढ़ना, वेट करना। जीएफएल साहब ने आरएल में, रेवन लिमिटेड में 40% पैसा लगाया और ये बात है अप्रैल 2020 की। तो मैंने क्या किया, मैंने ये स्ट्रक्चर को एक्सटेंड किया। मैंने कहा जीएफएल भाई पैसा लगा रहे हैं आरएल में, ये ले। कब लगाया? 40%, 1 अप्रैल 2020 पे। इसका मतलब है ये कंपनी एसोसिएट है मेरे बच्चों।
कोई इंफॉर्मेशन नहीं अभी तक, तो एसोसिएट ही कंसीडर कर लो। 1 अप्रैल 2020 पे ये कंपनी एसोसिएट बन गई थी पेरेंट कंपनी की। ओके। अच्छा, फिर क्या सर? शेयर प्राइस गिवन है, कंसिडरेशन 250 गिवन है, एसोसिएट की वर्किंग बनना शुरू होगी, और विच इज कॉस्ट पे लिखी जाएगी, और 40 मिलियन शेयर्स थे। ठीक है, हमने खरीद लिया 40 का 40%, मतलब 16 मिलियन शेयर्स हमने खरीदे। जुलाई 2021 में ईएल ने, जो कि हमारी सब्सिडरी थी, ईएल को ख्याल आया कि यार क्यों ना हम भी खरीद लें आरएल में शेयर्स। तो ईएल ने आरएल में 20% शेयर्स खरीदे, और ये बात है जुलाई 2021 की। जुलाई 2021 मेरा साल है बच्चों, जुलाई 2021। तो मैंने जल्दी से स्ट्रक्चर बनाया, मैंने कहा ईएल ने आरएल में 20% शेयर्स खरीद लिए हैं 1 जुलाई 2021 को। बाकी आगे जो भी गिवन है मैं उसको बाद में देखता हूं। अब मैंने स्ट्रक्चर समझना है, और मैंने अपने माइंड में ये स्टैब्लिश करना है कि मैं इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन में किस तरह किस कंपनी को लेके चलूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग कहानी। तो प्लीज अब जरा समझना है कि हुआ क्या। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, 31 दिसंबर 2021 नीचे भी ड्रॉ की थी, 1 जनवरी 2021। मैंने कहा यार कम जरा और करना, अभी तक जरा और करना। ये जो कंपनी है ना मेरी आरएल, आरएल कंपनी, अगर आप गौर करो तो जुलाई 2021 में 40 और 20 मिलके 60% पे चले गए। ये 40 और ये 20, 40 पहले ही थे अप्रैल 2020 में, और जुलाई 2021 में 20% आपने और शेयर्स खरीद लिए। इसका मतलब है जुलाई 2021 में ये कंपनी आपकी सब्सिडरी बन गई है। जुलाई 2000 में। इससे पहले क्या थी? इससे पहले एसोसिएट थी। इससे पहले क्या थी? एसोसिएट थी। तो सर आरएल कंपनी 40% एसोसिएट थी, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। तो 6 माह की ये कंपनी एसोसिएट कंपनी थी जो आरएल थी। तो यार मेरे बच्चों, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती है, तो ये 6 माह जो आरएल कंपनी है ये एसोसिएट की तरह ट्रीट होनी चाहिए। सर एसोसिएट कैसे ट्रीट होती है सर? आपको इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाना चाहिए, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 6/12 करना चाहिए, और अपना शेयर उठा लेना चाहिए विच इज 40%। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर होती तो उसका भी यही करते, लेकिन वो सिर्फ हमसे पीएनएल मांग। ओके, पक्का सर? बिल्कुल पक्का सर। देखें, तो ये एसोसिएट ट्रीट होनी है 6 माह। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसोसिएट के लिए रेवेन्यूज कॉस्ट ऑफ सेल कुछ नहीं चाहिए होता है। एसोसिएट में सिर्फ आपको पैट का शेयर और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का शेयर चाहिए, तो मैं सिर्फ पैट का शेयर उठाऊंगा। ओके, आगे सर। जुलाई पे ये कंपनी मेरी सब्सिडरी बन गई, सब सब्सिडरी बनी, सब्सिडरी में भी पैसा लगाया हुआ, हमने भी लगाया हुआ। अब ये 60% सब सब्सिडरी है, लेकिन आपको पता है जब मैं एनसीआई कैलकुलेट करूंगा इस कंपनी में, तो मैं कॉम्प्लेक्स ग्रुप में एनसीआई में सीधी सीधी नहीं, इफेक्टिव परसेंटेज से निकालूंगा। तो मैंने इफेक्टिव निकाल ली। एक्सक्यूज मी सर, हमने पूरी 100% कंसोलिडेट करनी है। जब सब्सिडरी कंसोलिडेट करनी है, जितनी मंथ्स वो सब्सिडरी रही है, चाहे वो 51% पे सब्सिडरी थी, भाईजान सब्सिडरी 100% कंसोलिडेट होनी है। तो आपने 6 माह इस कंपनी का करना क्या है सर? आपने ये 6 माह इसे सब्सिडरी की तरह ट्रीट करना। अब सब्सिडरी जब भी किसी कंपनी को ट्रीट किया जाता है, तो उसके एनसीए का शेयर का प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है ना, तो वो इफेक्टिव से कैलकुलेट करना है। तो 40% डायरेक्ट पेरेंट का था, तो मैंने ये लिख लिया, पेरेंट 40% पे है। इधर से 20 का 90% जीएफएल को मिलेगा, तो वो 18% बनेगा। तो 58% इज द इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो एनसीआई को कितना जाना चाहिए? आप लोगों के सामने है। तो सर एनसीआई वुड बी 42%। तो सर मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि सर आरएल जो है ना, आरएल ये भाईजान किधर भाई, ये वाले भाईजान, इसकी 6 माह की हमने 6/12 करना है इनकम स्टेटमेंट, ये 6/12 करना है हमने, ये 6/12 करना है। 6 माह में लाइन बाय लाइन सारी चीजों को उठाऊंगा, सारी चीजों को, और इनको कंसोलिडेट कर लूंगा, और एक एनसीआई की वर्किंग ओपन करूंगा जिसमें ये 100 चला जाएगा, लेकिन सिर्फ 6/12 हो गए 50। अब मैंने इसको एसोसिएट भी ट्रीट करना है, तो मैंने क्या करना है, एसोसिएट के लिए मैं 100 का 6/12 लूंगा, और उस पर 40% अप्लाई कर। जब 6/12 करोगे तो 50 का प्रॉफिट आएगा, उसका
करके देख लेते हैं। एसोसिएट शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आपका आएगा, दैट वुड बी एसोसिएट 100 का 6/12, एंड 40% एसोसिएट थी, तो मैंने ये उठाया और ये मैंने लिखना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम P&L के फेस पे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट के नाम से आप लिख देंगे। सर ये थी आरएल की कहानी अभी तक की। अब सर कुछ और बात, सर सोचे जरा, तसल्ली रखें सर। सर अगर आप थोड़ी देर के लिए अंडरस्टैंड करें तो आपको एक बात समझ आएगी कि कंपनी जुलाई 2021 पे थी एसोसिएट, और थोड़ी लम्हे बाद कुछ ऐसा हुआ, को फर्दर एक्विजिशंस हुई और वो कंपनी सब्सिडरी पे कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि ये एक सिचुएशन है जिसमें कंपनी सब्सिडरी थी और वो शिफ्ट हो गई है टू, सब्सिडरी थी और वो शिफ्ट हो गई है टू, सॉरी एसोसिएट थी और वो शिफ्ट हो गई है टू सब्सिडरी। तो अगर एसोसिएट थी और सब्सिडरी में शिफ्ट हो गई है, तो अब आपको करना क्या चाहिए? सर एसोसिएट को आपने एज्यूम करना है कि वो डिस्पोज हो गया। पुरानी इन्वेस्टमेंट के बारे में assumption ली जाती है, इसलिए वो आपको आंसर में देख रहे होंगे, आप बार बार लिख रहे हैं डीम डिस्पोजल, यानी ये बिका तो नहीं है 40%, लेकिन आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि बिक गया है। तो पुरानी इन्वेस्टमेंट पे गेन लॉस कैलकुलेट होता है जो P&L में जाता है। ये भाईजान P&L में जाना है, कैसे कैलकुलेट होते हैं ये? फेयर वैल्यू लेंगे आप जुलाई 2021 की 40% शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या है, एंड फिर आप कैरिंग वैल्यू लेंगे। अब ये कैरिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है पता है आप लोगों को? कॉस्ट एसोसिएट की प्लस जितनी देर ये कंपनी एसोसिएट रही उतनी देर के शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ये समझ रहे हैं आप? ये कैरिंग वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, इसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करना है, जो गेन लॉस आएगा वो P&L में भी लेके जाना है। तो पुरानी इन्वेस्टमेंट पे गेन लॉस कैलकुलेट करते हैं और उसकी फेयर वैल्यू गुडविल की कैलकुलेशन में चली जाती है। यही करते थे हम लोग और यही करना है। तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। ओके सर, तो ये थी बच्चों आरएल की कहानी। आगे बढ़ते हैं जरा, अभी और समझते हैं बाकी के गेम क्या है। आगे मैंने देखा तो सेकेंड एडजस्टमेंट में उसने क्या कहा, ऑन 1 अप्रैल 2021 जीएफएल व्हिच इज पेरेंट disposed of 7.5 million shares of ईगल लिमिटेड जो कि सब्सिडरी थी। अब ये बड़ी अजीब सी बात होगी, सब्सिडरी को उसने बेच दिया है, लेकिन कितना बेचा ये बड़ा मजेदार काम है। तो 7.5 मिलियन शेयर्स ऑफ ईएल अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन ऑफ रुपीज टू 28 मिलियन एंड रिकॉर्डेड अगेन ऑन डिस्पोजल एज अदर इनकम। तो मैंने जल्दी से परसेंटेज निकाली, मैंने कहा कितने परसेंट बिक गई कंपनी। तो आपको पता है ये 50 मिलियन शेयर्स थे इस कंपनी के, ये देखें 50 में से 7.5 मिलियन बेचा है, तो मैंने 7.5 इंटू डिवाइडेड बाय 15 टू 100 किया, तो जल्दी से मुझे पता चला 15% डिस्पोज हुआ। अगर ये 15% डिस्पोज हुआ है तो करना क्या चाहिए बच्चों? 15% डिस्पोज हुआ है, 90% कंपनी थी, अगर 15% बिक भी गई है तो भाईजान फिर भी वो सब्सिडरी है, आप 75% पे आके खड़े हो। अब ये बेची कब है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 2021 पे बेची है। अब मेरा साल है, मेरा साल शुरू हो रहा है जनवरी से, खत्म हो रहा है दिसंबर 2021 पे। तो पहले 3 माह जैन फेब मार्च ये 90% सब्सिडरी थी, फिर 1 अप्रैल पे 15% पेरेंट बेच देता है, तो फिर भी 75% सब्सिडरी है। तो ये पूरे साल की सब्सिडरी है जो ईएल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरे साल की सब्सिडरी है भाई। सर आप ये तो कह सकते हैं पहले 90% सब्सिडरी थी, बाद में 90% सब्सिडरी नहीं रही, लेकिन है ये सब्सिडरी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सब्सिडरी 100% कंसोलिडेट होती है, लोग पागलों की तरह 90% कंसोलिडेट करके आ गए थे, 75% कंसोलिडेट करके आ गए थे, और भाई सब्सिडरी है तो 100% कंसोलिडेट होनी है, फुल मेथड ऑफ कंसोलिडेशन। 90% थी पहले 3 माह और 75% थी लास्ट 9 मंथ्स। लेकिन सब्सिडरी सब्सिडरी थी तो ईएल पूरे साल के लिए इसको जफे डाल लो, मतलब पूरे साल के लिए कंसोलिडेट कर लो, भाई सब्सिडरी तो सब्सिडरी थी ना। ओके सर, ये पूरी कंसोलिडेट होनी है एज इट इज, ये ले, ये और ये एज इट इज उठा लो। सर एनसीआई शेयर, सर हाँ एनसीआई शेयर का कुछ करना पड़ेगा। ये 311 मैंने उठाया, मैंने एनसीआई के शेयर पे गया। अब मुझे पता है कि मैंने एक छोटी सी वर्किंग बना ली एनसीआई की, ये लें,
ये दो एनसीए के वर्किंग बना ली। मैंने ईएल को 3/12 करना है मैंने। ओके बच्चों, अब मैंने क्या करना है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मैंने उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या करना है, देखें जरा। मैंने 3/12 करना है, और 3/12 जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईएल का आएगा उसको 10% देना है एनसीए वालों को, और लास्ट 9 मंथ्स में मैंने उनको 25% देना है। तो जब सब्सिडरी टू सब्सिडरी की सिचुएशन बनती है तो सर इनकम स्टेटमेंट में कुछ नहीं जाता सर, वो तो हमें पता है, लेकिन एनसीए का शेयर डिस्टर्ब होता है। अच्छा सर, यानी सब्सिडरी टू सब्सिडरी ट्रांजैक्शन होगी तो इनकम स्टेटमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं, जी कोई इंपैक्ट नहीं, अभी बताते हैं वो आपको। लेकिन एनसीए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ आरएल है वो आपको पता है 6/12 कंसोलिडेट हो रहा है, सिर्फ सब्सिडरी 6 माह रही है, तो 6 माह का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज उन्हें देना है, और वो कितने परसेंट थी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, ये 58% पेरेंट है, इफेक्टिव से बढ़ता है कॉम्प्लेक्स में 42% एनसीए। यार मैंने अभी तक क्या किया, अगर आप और करें तो मैंने अपने माइंड में क्लियर किया है कि मैंने सब्सिडरी कितनी देर के लिए उठानी है, कौन सी चीज कितनी देर के लिए क्या रही, ये इंपॉर्टेंट था। अब मेरे पास आ गया जी कि अच्छा 15% बेच दिए हैं सर, क्या करें, तो सर इसको कहते हैं सब्सिडरी टू सब्सिडरी की सिचुएशन। इसकी जो कंसोलिडेशन की बुक्स में डबल एंट्रीज होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसोलिडेशन की बुक्स में जो डबल एंट्रीज होती हैं बच्चों, वो होती हैं, क्या डबल एंट्रीज होती हैं कंसोलिडेशन बुक्स की, डेबिट कैश बोला है उसने 228 से, देखें जरा, बताया उसने 228 का बेचा है उसने, 228 से डेबिट कैश। क्रेडिट आपने एनसीए करना है बच्चों, क्रेडिट आपने एनसीए करना है, और बैलेंसिंग अमाउंट जो बनेगी वो एडजस्टमेंट टू इक्विटी बनेगी, वो इट कुड बी ऑन डेबिट साइड एंड इट कुड बी ऑन क्रेडिट साइड। एडजस्टमेंट टू इक्विटी चेंजेस इन इक्विटी में जानी है। ये जो वैल्यूज है ना, ये मैं इसलिए कैलकुलेट करूंगा कि मैं चेंजेस इन इक्विटी में इन्हें पुट कर सकूं। अब ये बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे आ सकती है, दैट वुड बी एडजस्टमेंट टू इक्विटी। वो आप अदर रिजर्व में चेंजेस इन इक्विटी में जाके देखेंगे। तो डेबिट कैश, क्रेडिट एनसी है, कैसे पता चला सर आपको ये एंट्री बनानी है, सर 90% सब्सिडरी थी, 90% सब्सिडरी थी तो पेरेंट कितने, एनसीए कितने परसेंट था, 10%। अब क्या हुआ, इन्होंने 15% बेच दिए, इन्होंने 15% बेचे तो ये 75% पे आ गए भाई जान। इसका मतलब ये है कि ये 25% पे आ गए। तो एनसीए ने शेयर खरीद लिया, पेरेंट ने बेच दिया, इसको हम कहते हैं सब्सिडरी टू सब्सिडरी, इसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन बिटवीन ओनर्स। ट्रांजेक्शन बिटवीन ओनर्स चेंजेस इन इक्विटी में शो होती है। जब स्टेटस चेंज नहीं होगा तो सर सब्सिडरी टू सब्सिडरी की सिचुएशन है, पीएनएल में तो कुछ नहीं लेके जाना, तो ये डबल एंट्री बननी है। और यहाँ पे ये आपको इसलिए चाहिए कि आप चेंजेस इन इक्विटी में लेके जा सकें। बट भाईजान ने क्या कहा है, उसने कहा था कि वो उन्होंने गेन ऑन डिस्पोजल अदर इनकम में लिख लिया है, किसने, जीएफएल ने। तो सर उसने इंडिविजुअल बुक्स वाली एंट्री बनाई होगी, और इंडिविजुअल बुक्स का डिस्पोजल, इंडिविजुअल बुक्स में जितना पैसा भी आपने सब्सिडरी में लगाया होता है वो एक सिंपल सी एक क्या होती है आपकी, इन्वेस्टमेंट होती है। अगर वो सिंपल सी इन्वेस्टमेंट होती है तो इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों, सिंपल सी इंडिविजुअल बुक्स की ये डबल एंट्री बनती है। डेबिट कैश 228 से क्रेडिट इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू करें, जितने परसेंट बेची है उतने परसेंट इन्वेस्टमेंट कैरिंग वैल्यू क्रेडिट करें, बैलेंसिंग अमाउंट प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल लिखें। ये जो सेपरेट बुक्स की एंट्री है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रॉफिट बुक हुआ हुआ है ये नहीं चाहिए हमें कंसोलिडेटेड बुक्स में, ये कंसोलिडेटेड बुक्स में से एलिमिनेट होगा। और जो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन है जो कि कह रही है कि मैं चेंजेस इन इक्विटी में मुझे लेके जाओ, वो पास करके आप चेंजेस इन इक्विटी में लेके जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये जल्दी जल्दी आपने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर लिया, तो आंसर है, मुझे सिंपल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे लगता है इंडिविजुअल बुक्स ऑफ पेरेंट की जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हुई होती हैं उन पे लगता है S27। वो कहता है यार इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट पे लिखो या फेयर वैल्यू पे लिखो, IFRS 9 लगाओ या इक्विटी मेथड लगाओ। तो मैंने जल्दी जल्दी से देखा कि यार क्या लिखा हुआ है। अगली एडजस्टमेंट डिविडेंड की थी, अर्न प्रॉफिट, इम्पेयरमेंट की है, ग्रुप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की है, सब्सिक्वेंटली मेजर RL एट कॉस्ट, ये देखें। वो कह रहा है जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, GFL एंड EL subsequently measure investment in RL at a cost, ये लें जी वो कॉस्ट पे मेजर कर रहा है इन their respective separate financial statements। इसका मतलब ये है कि इस भाई ने अभी तक जितना भी पैसा लगाया है वो इस 795 मिलियन पे लिखा हुआ है। तो 795 90% इन्वेस्टमेंट है बच्चों, 90% शेयर होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें से 15% बेच दिया मैंने, प्रपोर्शन उठाना है, तो 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइडेड बाय 90 करूंगा, और जल्दी से मैंने ये इंडिविजुअल बुक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया।
देख लें। कैरिंग वैल्यू क्रेडिट, डेबिट कैश, बैलेंसिंग ऑन प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट मैंने इलिमिनेट करना है। तो जब मैं अदर इनकम की क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा, मैं अदर इनकम में से ये माइनस करूंगा, अदर इनकम में से माइनस कर। ओके, और ये जाना है चेंजेस इन इक्विटी में, इट हैज नथिंग टू डू विद पी एंड एल, ये सब्सिडरी टू सब्सिडरी है। ओके सर, ये कैसे कैलकुलेट करते थे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दें। सर इसमें लेते थे नेट एसेट्स, इस दिन के लेंगे जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, 1 अप्रैल पे हुई 2021 के, उस दिन के नेट एसेट्स लेंगे, उसके लिए शेयर कैपिटल इकट्ठा कर लो, रिटेन अर्निंग इकट्ठी कर लो। रिटेन अर्निंग 3 माह पहले की गिवन है, तो वो 3 माह पहले की रिटेन अर्निंग ले लो और इस साल का प्रॉफिट ले लो। सर जरा जल्दी जल्दी बताइएगा कैसे करें। सर शेयर कैपिटल तो आपको पता है 500 है इस कंपनी का। रिटेन अर्निंग साल के शुरू में की गिवन है, ये देखें। सॉरी, ये पेरेंट का शेयर कैपिटल है, मैं सब्सिडरी में ट्रांजैक्शंस देख रहा हूं, तो मुझे ये 400 देखना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। सब्सिडरी का 400 शेयर कैपिटल है। ओके, ये साल के शुरू की रिटेन अर्निंग गिवन है, 31 दिसंबर 2020 की। मुझे तो चाहिए 1 अप्रैल पे, क्योंकि ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल पे हुई है, तो 3 माह का प्रॉफिट और चाहिए। तो 3 माह का प्रॉफिट यहां से उठा लें, ये तो ये नेट एसेट्स आ जाएंगे। नेट एसेट्स में आपको गुडविल ऐड करनी चाहिए, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि क्वेश्चन में उसने मेंशन किया हुआ है कि गुडविल है ही नहीं, बार्गेन परचेज गेन है, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट ही खत्म हो गया। तो जितने नेट एसेट्स बनेंगे उसका 15% ले लेना, दैट्स इट, और ये यहां पे लिख देना। बैलेंसिंग अमाउंट वुड बी, क्या आ जाएगी एग्जैक्टली। ओके सर, आगे सर, ये एडजस्टमेंट भी होगी सर। और आगे नेक्स्ट अगली एडजस्टमेंट क्या है बच्चों? अगली एडजस्टमेंट है ऑन 1 जनवरी 2020 जीएफएल एक्वायर्ड ईएल एट अ लेडी, जब खरीदा था जीएफएल ने ईएल को, ईगल को खरीदा था, तब बार्गेन परचेज आया था, एक्सक्यूज मी, बार्गेन परचेज गेन आया था। तो ठीक है सर, बार्गेन परचेज गेन आया था तो कहानी खत्म, गुडविल तो नहीं थी। ठीक है सर, ये पीएनएल में जाना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमने पढ़ा हुआ है गुडविल आए तो एसेट है, बार्गेन परचेज गेन आए तो पीएनएल है। पीएनएल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन है, 2020 में खरीदी थी, तो ये 2020 के पीएनएल में जा चुका होगा, आपको फनकारियां करने की जरूरत नहीं है। डन, 2020 के पीएनएल में जा चुका होगा। लेकिन जब आप कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे फॉर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो पीएनएल में गया होगा, तो मतलब रिटेन अर्निंग में आया होगा। तो जब कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग साल के शुरू की निकालेंगे, जिसमें पेरेंट की रिटेन अर्निंग सारी आएंगी, सब्सिडरी पोस्ट जितना उस दिन तक आपने कमाया है 1 जनवरी 2021 तक, वो भी आएगा, तो ये बार्गेन परचेज गेन भी आएगा। दैट, इसके अलावा वो कह रहा है जी कि नेट एसेट्स वर इक्वल टू देयर कैरिंग वैल्यूज, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं थी। अच्छा है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि अगर होती फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, तो जो नेट एसेट्स अभी मैं आपको कह रहा था, शेयर कैपिटल ले लो, रिटेन अर्निंग ले लो, प्रॉफिट 3 माह का ले लो, उसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स भी ऐड करनी पड़नी थी। नहीं है, थैंक यू। अगली एडजस्टमेंट है मेरे बच्चों ऑन 1 जनवरी। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गया, 2 एडजस्टमेंट्स बेसिक्स ही रह गई यार, क्वेश्चन खत्म है। इसमें कुछ बच्चों ने क्वेश्चन गलती ये की कि चेंजेस इन इक्विटी के कुछ से ओपनिंग बैलेंसेस नहीं निकल रहे थे, तो उन्होंने वो लाइंस भी नहीं लिखी जो कि सीधी सीधी थी। तो एग्जामिनर ने बड़ा माइंड किया है, उसने कहा यार जिस लाइन को लिख दोगे उसके मैं नंबर दे दूंगा, तो जो सीधा सीधा था वो तो लिख देते चेंजेस इन इक्विटी में, 48 वाले 47 वाले गौर करें जरा। 2-4 नंबर तो मुफ्त के थे जो आप ले सकते थे, देखना जरा, पहले वो मुफ्त वाले मार्क्स बताता हूं। अब जरा गौर करो, ये देखें, GFL पेड 30% कैश डिविडेंड अमाउंटिंग टू 70 million, while EL paid 6% cash dividend for the half year ended 30th June 2021। GFL पेरेंट है, पेरेंट ने जो कैश डिविडेंड दिया है वो 270 का है, तो पेरेंट का जितना डिविडेंड है वो चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग में से माइनस होता है। While EL paid 6% cash dividend for the half year, EL ने 6% कैश डिविडेंड दिया है फॉर द हाफ ईयर, रिकॉर्डेड शेयर ऑफ डिविडेंड एज अदर इनकम, अदर इनकम में शामिल है, तो आपको पता है अदर इनकम में से माइनस होगा डिविडेंड, जो भी सब्सिडरी से आया वो एलिमिनेट होना। अच्छा सर, आगे व्हाट अबाउट नेक्स्ट, ये जो कैश परसेंट 6% कैश डिविडेंड दिया है कितना है सर, देख लेते हैं सर। ये शेयर कैपिटल है 400, इस 400 का ईएल का, ऐसा ही है जी, इन्वेस्टीज शेयर कैपिटल, इसका 6% ले लें। जब आप इसका 400 का 6% लेंगे शेयर कैपिटल का, तो आपके पास डिविडेंड आ जाएगा, कितना आ रहा है देख लें यार, देख लेते हैं। तो 400 का आपके पास आ रहा है 6%, ये अमाउंट आ रही है 24 का डिविडेंड भाईजान सब्सिडरी ने दिया। इसमें से कितने परसेंट पेरेंट लेके उड़ गया होगा, ये देख लें जरा। पेरेंट कितने परसेंट लेके उड़ा होगा? ईएल ने अगर कोई डिविडेंड दिया है 6% हाफ ईयर का, 30 जून का,
तो कितने परसेंट पेरेंट लेके उड़ गया होगा, 90% या 75%? इंपॉर्टेंट थी बात। सर 70, जब ये डिविडेंड्स अनाउंस होते हैं तब पेरेंट कितने परसेंट था सब्सिडरी में? तब 75%। तो 75% सब्सिडरी को मिले होंगे, तो ये तो पहले सब्सिडरी का पेरेंट को मिला होगा, वो तो अदर इनकम में से निकाल दें। 20 का 75% प्रॉबेबली 18 बनेगा। अच्छा, फिर जो आपने चेंजेस इन इक्विटी में लिखना है वो सिर्फ और सिर्फ जो एनसीए को गया है, तो वो कितना गया है? वो 25% गया है। तो 25% जो एनसीए को गया है वो ले लें, डन हो गया वो चेंजेस इन इक्विटी में। ये तो सीधा सीधा था। फिर वो आरएल अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 80 million ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड डिड नॉट पे एनी डिविडेंड। तो आरएल का यानी पिछले साल का प्रॉफिट गिवन है। अगर आपको कोई रिटेन अर्निंग चाहिए हो तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है पिछले साल का। On 31st December, impairment test is carried out indicated that goodwill of RL, जो रेवन लिमिटेड है, was impaired by 10%। अब एक और पंगा पड़ गया, गुडविल ही नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 10% ऑफ दैट गुडविल इम्पेयरमेंट? इसका मतलब है रावन की जो रेवन है उसकी आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले गुडविल कैलकुलेट करोगे, फिर उसका कितने परसेंट लगाओगे? 10%, ताकि वो इम्पेयरमेंट आए, क्योंकि वो इम्पेयरमेंट आपने डील करनी। एनसीए को फेयर वैल्यू पे लिखता है। अगर एनसीए को फेयर वैल्यू पे लिखता है तो इस इंपेयरमेंट लॉस की जो डबल एंट्री बनेगी, दैट वुड बी इंपेयरमेंट लॉस, डेबिट करेंगे हम लोग और क्रेडिट करेंगे हम लोग गुडविल। ये ना, ये इंपेयरमेंट लॉस 100% गुडविल पे है, तो एनसीए के शेयर में भी जाएगी, एनसीए को भी इसका शेयर देंगे और इनकम स्टेटमेंट में तो जानी ही जानी थी। ठीक हो गया। लेकिन गुडविल नहीं है रेवन की, तो कैलकुलेट करेंगे किस दिन कैलकुलेट करेंगे रेवन की गुडविल? यू आर राइट, रेवन की गुडविल कैलकुलेट होगी एक्विजिशन डेट पे, जो कि जुलाई 2021 है। अब मेरे बच्चों, कॉम्प्लेक्स ग्रुप में गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, जल्दी से बताएं जरा। पेरेंट जीएफएल ने, पहले पहली बात जरा सुन लें, गुडविल कैलकुलेट करनी है आपने 1 अप्रैल 1 जुलाई 2021, क्योंकि कंट्रोल आपका 1 जुलाई 2021 में आया था। इसमें सबसे पहले आपने कंसिडरेशन पेड लिखनी होती है, जो इस दिन आपने पे की है। तो बच्चों, कंसिडरेशन पेड जो की है वो कंसिडरेशन पेड इस दिन जुलाई 2021 में ये वाले भाई ने 20% पे खरीदे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे होते हैं जीएफएल के हिसाब से, तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट है इसकी, इस इन्वेस्टमेंट का 90% गुडविल की कैलकुलेशन में जाना है। ऐसे ही करते होते हैं ना, सब्सिडरी ने जो सब सब्सिडरी में पैसा लगाया हुआ है उसका पेरेंट का शेयर गुडविल में जाता है। तो ये जितना भी ये 20% की इन्वेस्टमेंट है, ईएल्स इन्वेस्टमेंट जितनी भी है, ईएल इन्वेस्टमेंट इन रेवन, ये लें जी, इन रेवन, इसका आपने कितने परसेंट लेना है? इसका आपने 90% लेना है। अच्छा सर, कितना बनता है सर? प्लीज बताएं बताएं सर, कितना बनता है सर? सर ये देख लेते हैं, ये ले, 21 मिलियन, 176 की कंसिडरेशन है। 176 का 90% इधर आना है। इसने जो पे किया है वो तो अप्रैल 2020 में पे किया था, ये वाली जो कंसिडरेशन थी 250, जीएफएल ने जो रेवन में पैसा लगाया था। अब वो तो नहीं लेना, पीस मिल एक्विजिशन क्या करना है, पुरानी सारी इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू लेनी है। तो फेयर वैल्यू ऑफ 40% इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इस इन्वेस्टमेंट पे और पुरानी वैल्यू में जितना गेन लॉस आएगा वो सारा किधर जाना है? क्या ज्यूम करना होता है? पुरानी इन्वेस्टमेंट को बेच के आपने दोबारा रीइक्वायर किया। सुन रहे हैं आप? एसोसिएट थी तो फेयर वैल्यू 40% इधर आ जाएगी, और ये अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये एसोसिएट टू सब्सिडरी जब बनेगी तो डीम डिस्पोजल होगा, फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू। तो ये 40% ऑफ किस दिन की फेयर वैल्यू चाहिए? मुझे मुझे चाहिए जुलाई 2021 की फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू फैंसी है, अभी इसी दिन की चाहिए होगी। और फिर फाइनली सब्सिडरी नेट एसेट्स इकट्ठे करेंगे, जो जिसमें शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग आ जाएंगी। रिटेन अर्निंग थोड़ी पुरानी गिवन है, तो 6 माह का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर गिवन है, वो एडजस्ट करके ले लेंगे। तो ये गुडविल लेंगे और फिर इसका 10% लेंगे। एक छोटी सी एडजस्टमेंट, आप वो क्या थी देखें जरा। ऑन 1 जनवरी 2021, इसी साल ईएल जो कि सब्सिडरी है, रेंटेड आउट वन ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैविंग रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 20 इयर्स टू जीएफएल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसने अपने ही पेरेंट को रेंट आउट कर दी है, वन फॉर 1 ईयर एट अ रेंट ऑफ 21 मिलियन। तो एक ने रेंटल इनकम बनाई होगी, एक ने रेंट एक्सपेंस, तो एक का रेंट एक्सपेंस खत्म कर दो, दूसरे की रेंटल इनकम खत्म कर दो। एक ही अदर इनकम में होगा, एक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होगा। EL had purchased this property on 1 January 2020 for 250 and was carried in EL's book at fair value of 300। EL की बुक में 300 पे कैरी भी हो रही है, एंड 340 फिर ईयर एंड पे उन लोगों ने 340
दिसंबर 2020 एंड 2021। तो ये कहानी है सर। सर इसमें क्या करना है सर, इसमें एडजस्टमेंट नंबर 4 में सेपरेट बुक्स में लगता है IS 40। जब पेरेंट सब्सिडरी को रेंट आउट कर दे तो सेपरेट बुक्स IS 40 है, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई वाकई जेन्युइनली हमने रेंट पे दी है। लेकिन कंसोलिडेटेड बुक्स में IS 16 लगना। तो पहला काम तो रेंटल इनकम और रेंटल एक्सपेंस को एलिमिनेट करेंगे आप, पहला काम। दूसरा, रेंटल इनकम और रेंटल एक्सपेंस डन है। दूसरा, जितना भी फेयर वैल्यू गेन बुक हुआ हुआ है, क्योंकि IS 40 है ही नहीं, तो जो गेन बुक हुए हैं वो भी P&L में से एलिमिनेट होने चाहिए। तो इन्होंने गेन बुक किया हुआ है इस साल। सर कितना गेन बुक किया हुआ है, अगर आप और करें तो 250 की 300 की मार्केट वैल्यू थी साल के शुरू में, फिर 340 कर दी उन्होंने ईयर एंड पे। तो इसका मतलब ये है कि 300 से 340 40 का गेन इस साल इन्होंने बुक किया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। कंसोलिडेटेड बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो अगर ये कंसोलिडेटेड बुक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये जो 40 का गेन है ये भी एलिमिनेट होना चाहिए। तो ये P&L में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन लॉस P&L में, तो अदर इनकम में से 40 माइनस हो जाएगा। ओके। और क्या करना है सर, इसको IS 16 पे लाना है। IS 16 में इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। मॉडल स्पेसिफाइड नहीं था IS 16 का, देना चाहिए था उसे। लेकिन उसने क्या किया है, क्योंकि वो कह रहा है कि इस साल के स्टार्ट पे 300 का एसेट पड़ा हुआ था, तो रिमेनिंग उसकी लाइफ गिवन है, तो उसने क्या किया, डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दिया डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करके। रिमेनिंग लाइफ कितनी गिवन थी देख सकते हैं जरा, उसने खरीदा जब था 1 Jan 2021 पे ही उसने रेंट आउट किया, और उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स थी, तो उसने 300 डिवाइडेड बाय 20 करके डेप्शन चार्ज कर दिए। तो आपने कन्वर्ट करना है IS 40 की सारे के सारे पंगे खत्म, और उसको IS 16 के एसेट्स की तरह लिखना है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। और जो फेयर वैल्यू गेन्स लिखे हुए हैं और जो रेंटल इनकम एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं वो आपस के एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, मैंने डीब्रीफ किया है तसल्ली से कि समझा सकूं क्या हुआ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।